अस्सलाम वालेकुम। आज जो ख़बरें हैं उनका ज़्यादा रुख देख के एक बात हम आसानी से बता सकते हैं कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के लिए आने वाले दिन बहुत सारी सियासी मुश्किलात का और कानूनी मुश्किलात का सबब बन सकते हैं। बाज़ मामलात ऐसे हैं कि सिर्फ़ अभी वक्ती तौर पर तो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ निशाने के ऊपर नज़र आती है, लेकिन आइंदा आने वाले दिनों में ओवरऑल जो पॉलिटिकल पार्टीज़ का एक कल्चर होता है प्रोटेस्ट करना, एहतजाज करना, उसमें कई और भी उसकी लपेट के अंदर आएंगे, जिसमें सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल वाला मामला शामिल है। सबसे पहले और जो इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है उसकी तरफ आते हैं, बारी बारी ख़बरें डिस्कस करते हैं क्योंकि आज ढेर सारी ख़बरें हैं और सबका निशाना जो है वो तहरीक-ए-इंसाफ़ की तरफ है। साइफ़र केस में शाह महमूद कुरैशी और इमरान खान दोनों के ऊपर फ़र्द जुर्म आयद कर दी गई है। मुल्ज़मान का सेहते जुर्म से इनकार और कल से शहादतें शुरू हो जाएंगी वहीं पे जेल के अंदर ही। फ़र्द जुर्म ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के 3 इल्ज़ामात के तहत आयद की गई है। मुल्ज़मान ने बतौर वज़ीर-ए-आज़म वज़ीर ख़ारजा सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। मुल्ज़मान ने 27 मार्च 2022 को खुफिया दस्तावेज़ात को अवामी रैली के अंदर लहराया। मुल्ज़मान ने जानबूझकर ज़ाती मुफादात के लिए साइफ़र को इस्तेमाल किया। इक़दामात से मुल्की तशख़्ख़ुस, सिक्योरिटी, ख़ारजा मामलात को नुकसान पहुँचा। ये इल्ज़ामात हैं। बतौर वज़ीर-ए-आज़म साइफ़र आपके पास था जो वज़ारत ख़ारजा को वापस नहीं भेजा। इमरान खान ने जब ये इल्ज़ामात पढ़कर सुनाए गए तो उनकी सेहत जुर्म से इनकार किया। उन्होंने कहा कि प्लीड नॉट गिल्टी, लेकिन इसके बाद वो वहाँ पर अदालत में आए और अदालत को कहा, जो बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ये सारे इल्ज़ामात सुनने के बाद उन्होंने कहा कि डोनाल्ड डू और जनरल बाजवा ने उनकी हुकूमत गिराने की साजिश की थी, लेकिन इल्ज़ाम उनके ऊपर लगाया जा रहा है, तो ये भी चार्जशीट के आप अंदर शामिल कर लें। दोनों ने इनके ऊपर दस्तखत नहीं किए, लेकिन जो ऑफिशियल लीगल प्रोसेस होता है जिसमें इल्ज़ामात पढ़कर, चार्जशीट पढ़कर मुल्ज़मान को सुनाई जाती है, वो आज प्रोसेस कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो पीटीआई के वकला थे उन्होंने कहा कि नहीं, आज तो चार्ज फ्रेम नहीं हुआ, लेकिन असूली तौर पर आज चार्ज फ्रेम हो गया और कल से शहादतें शुरू हो जाएंगी। ये प्रोग्राम का हमारी पहली खबर होगी। दूसरी खबर जो है, ढेर सारी आज ऐसी न्यूज़ हैं जिसके ऊपर पूरा हम प्रोग्राम कर सकते हैं। वो सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल है, जिसको 5 रुकनी एक बेंच सुप्रीम कोर्ट का, पहले तो वो जो शिकें थी उनको ही कालअदम करार दे चुका है, लेकिन आज जब वो अपील वाला मामला आया तो 6 रुकनी बेंच ने 5-1 से फैसला दिया कि सिविलियंस का ट्रायल जारी रहेगा। फ़ौजी अदालतों में ट्रायल का हतमी फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले से मशरूत होगा। अदालत ने 5-1 से फैसला सुनाया, जिसमें जस्टिस मुसर्रत हलाली ने अक्सरियत से इख्तलाफ किया। केस की आइंदा समाअत जनवरी के तीसरे हफ्ते में होगी। सुप्रीम कोर्ट के लार्जर बेंच ने इंट्रा कोर्ट अपील में फ्री कैन को नोटिस जारी कर दिए। इसमें जस्टिस तारिक मसूद साहब की मौजूदगी के ऊपर इतराज़ात हुए, लेकिन उनको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं बेंच में मौजूद रहूँगा और ये मेरा हक़ है कि मैं फ़ैसला करूँ कि मैंने बैठना है या उठना है। लेकिन सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर ट्रायल, ज़ाती तौर पर एज ए जर्नलिस्ट मैं महसूस करता हूँ कि इस रास्ते को ना अपनाया जाता तो बेहतर था। एक डिस्टिंक्शन ड्रॉ करने की ज़रूरत है। वो लोग जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं, ये अदालत के अंदर भी ये मसला उठाया गया, जो दहशतगर्दी की कार्रवाइयों में मुलव्वस है। कल पाकिस्तानी इस कौम के 25 बेटे शहीद जिन्होंने किए, उनके ऊपर आप इसका इतलाक़ करें, मिलिट्री कोर्ट के अंदर उनका ट्रायल करें। जिन्होंने एपीएस अटैक किया उनका मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल करें, वहाँ प्रोविजन मौजूद रहनी चाहिए। वो सिविलियन कोर्ट्स के अंदर ट्रायल नहीं हो सकते। लेकिन वो लोग जो किसी जल्द से जुलूस की वजह से नारेबाजी करते हुए किसी फैसिलिटी पर गए हैं, अनलेस कि किसी ने गोली का इस्तेमाल किया हो, कोई बारूद का इस्तेमाल किया हो, कोई धमाका खेज़ इस्तेमाल किया हो मवाद, वो कैटेगरी डिफरेंट हो जाती है। फिर आप इन लोगों के लिए वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं जाते, फिर आप इनको आसान तरीक़ाकार के तहत माफ़ी तलाफ़ी करते हैं। जितना उनको पकड़ा है, जो हल्की फुल्की सज़ा देनी है, सरजनिश करनी है, उसके बाद रियासत को माफ़ी करके आगे बढ़ जाना चाहिए, ताकि मुल्क के अंदर जो पोलराइजेशन की फ़ज़ा है वो मज़ीद ख़राब ना हो। तो मैं पर्सनली सिविलियंस के मिलिट्री कोर्ट के ट्रायल के हक़ में नहीं हूँ। सिर्फ जो जेट ब्लैक टेररिस्ट हैं उनका ट्रायल होना चाहिए। वो सिविलियन कोर्ट्स नहीं कर सकती, कमज़ोर अदालतें हैं, वो उनको सज़ा नहीं दे सकती। तो जो इस कौम के बच्चों को, इस कौम के बेटों को शहीद करने में मुलव्वस हो, उसके साथ सख्त तरीन रवैया होना चाहिए। जैसे कल वाला वाक़या था DI खान वाला, कोई नरमी नहीं होनी चाहिए, सख्त तरीन सज़ाएँ होनी चाहिए। बल्कि पूरा जो उसके फैसिलिटेटर हैं, सहूलतकार हैं, एक एक को चुन चुन के पकड़ना चाहिए, जो एक भी पाकिस्तानी कौम के बेटे की शहादत के अंदर मुलव्वस हो। लेकिन सियासी मामलात को दहशतगर्दी वाले मामला से अलहदा करके देखने की ज़रूरत है। एक ख़बर कल बहुत चली जिसको मैं चाहूँगा कि हाईलाइट करूँ, वो बड़ी ख़तरनाक ख़बर थी। ख़बर ये थी कि प्राइम मिनिस्टर, केयर टेकर प्राइम मिनिस्टर काकड़ साहब स्टॉक एक्सचेंज गए हैं। स्टॉक एक्सचेंज की बोर्ड रूम के अंदर उनकी कुछ बिजनेसमैन से मीटिंग हुई है और बिजनेसमैन ने उनको कहा है कि निगरान जो सेटअप है ये तो 2 साल चलता रहे तो पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा है। ये ख़बर इतनी ख़तरनाक थी कि कल जब मैं प्रोग्राम कर रहा था उससे पहले ये ख़बर चलनी शुरू हो गई। हमने मुख्तलिफ जो बिज़नेस कम्युनिटी की लीडिंग लाइट्स हैं उनको कॉल किया, उनसे पूछा।
कुछ बात पता चली, कुछ बात नहीं चली। हमने इस खबर को डिस्कस करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि ये ख्याल देना ही गलत बात है कि आप केयर टेकर आए हैं तो आप जाइए ना, क्योंकि पहले ही केयर टेकर सेटअप लंबा हो गया और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान कहती है कि बुनियादी इंसानी हकूक़ से महरूम करने के मुतरादिफ है अगर इलेक्टेड सेटअप मौजूद ना हो। आज की जो तहकीक है उसका एंड रिज़ल्ट यह है कि उस बोर्ड रूम के अंदर कोई 8-10 जो लीडिंग लाइट्स मौजूद थे, उसमें आरिफ हबीब साहब थे, चुनॉय साहब थे, अहमद चुनॉय साहब थे, उसमें साकिब शराजी साहब थे, इसी तरीके से ज़ाहिद लतीफ़ साहब थे, और इस तरह की शख्सियात मौजूद थी उस बोर्ड रूम के अंदर। और सिर्फ़ एक बिज़नेसमैन ने, जिनका नाम शराजी साहब है, ये होंडा कंपनी वाले जो हैं, वो शराजी साहब ने, साकिब शराजी साहब ने ये वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी। पहले तो उन्होंने मौजूदा इकनॉमिक सिचुएशन के ऊपर जो अपने तहफ़्फ़ुज़ात थे, कंसर्न थे, जो ग्राउंड रियलिटीज़ थी, उनके ऊपर खुलकर बात की। लेकिन एंड में उन्होंने कहा कि ये जो सूरत हाल है, इससे निकलने का एक तरीका ये है कि ये जो डिफ़िकल्ट एडजस्टमेंट है केयर टेकर कर सकते हैं, तो ये निगरान हुकूमत जो है 2 साल तक जारी रहनी चाहिए। लेकिन काकड़ साहब ने इसकी तायीद में हाँ या ना में कुछ नहीं कहा और आगे बढ़ गया, और बाकी बिज़नेसमैन ने भी उनकी तायीद नहीं की। तो ये बस यहीं तक रहनी चाहिए ख़बर कि किसी का ज़ाती ख्याल था, उसकी किसी की सोच के ऊपर तो आप पाबंदी नहीं लगा सकते। लेकिन एज़ सच इस खबर को हम इस अंदाज़ में नहीं ले सकते कि बिज़नेसमैन ने वज़ीर-ए-आज़म को तजवीज़ दी है और वज़ीर-ए-आज़म इस पर गौर कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत ना इस पर गौर कर सकते हैं और ना ही ऐसी कोई प्रोविज़न है कि आप एक लामहदूद मुद्दत के लिए निगरान सेटअप को तोसीह दे दें। ऐसी कोई प्रोविज़न नहीं है। वो आइन से मावरा कुछ काम तो हो सकता है, आइन के तहत नहीं हो सकता। शाह खावर साहब मारूफ हैं, आरवानी कानूनी अमूर के माहिर हैं, और इस केस के अंदर वो अपनी जो महारत है उसका मुजाहरा भी कर रहे हैं। प्रोग्राम के आगाज़ में हम उन्हीं से पूछेंगे कि इस केस की जो गुत्थी है थोड़ा सुलझा दें कि पीटीआई के वकला कुछ कह रहे हैं, जो ख़बर है उसकी वो उससे कुछ और है। शाह खावर साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। साइफ़र केस के अंदर फ़र्द जुर्म आज आयद होगी या नहीं हुई? जी, अस्सलाम वालेकुम नदीम मलिक साहब। बिल्कुल, ये कल का जो प्रोसीडिंग थी वो फिर आज पे जो है वो मुलतवी हुई थी, और कल जो है वो बहुत सारी मुतफर्रिक दरखास्तें थी जो मुल्ज़मान की तरफ से आई हुई थी, उस पर बड़ा ताख़ीर से फिर उस पर हुक्म जारी हुआ। आज का दिन जो था वो अदालत ने फ़र्द जुर्म आयद करने के लिए मुकर्रर कर रखा था, तो उसमें भी थोड़ी सी ताख़ीर हुई। जो डिफेंस लॉयर्स थे उन्होंने काफ़ी लंबे आर्गूमेंट्स एडवांस किए, लेकिन फाइनली फिर दोनों एक्यूज्ड को, साबिक वज़ीर-ए-आज़म को भी और शाह महमूद कुरैशी साहब को भी रोस्ट्रम पे बुलाया गया, और जो उसका तरीक़ाकार है, फिर जो प्रिजाइडिंग ऑफिसर हैं, जो जज हैं, उन्होंने जो है वो फ़र्द जुर्म जो उन्होंने लिख कर रखी हुई थी वो फिर उसको पढ़ कर सुनाई, और वो तकरीबन 4-5 मिनट कम अज़ कम उन्होंने आवाज़ बुलंद जो है वो फ़र्द जुर्म पढ़ी, जो कि दोनों ने सुनी। और उसके बाद उन्होंने जो एक रिक्वायरमेंट है कि उनसे पूछा जाता है कि आप फ़र्द जुर्म की सेहत जुर्म से इनकार करते हैं या इकरार करते हैं, तो दोनों ने बारी बारी जो है उन्होंने कहा कि जी हम इससे इनकार करते हैं और हम इस पे ट्रायल क्लेम कर रहे हैं। तो उसके बाद फिर ये ज़रूर है कि उन्होंने दस्तखत उस पर नहीं किए, लेकिन जो ज़ाब्ता फौजदारी है वो ये कहता है, उसका तकाजा सिर्फ ये है कि फ़र्द जुर्म जो है वो मुल्ज़मान की मौजूदगी में उनको सुनाकर, उनको समझाकर जो है वो पढ़कर सुना दी जाए, और अगर वो दस्तखत उस पर कर दें तो वो ज़्यादा बेहतर है। अगर नहीं भी करेंगे तो वो फ़र्द जुर्म एक वैलिड फ़र्द जुर्म होगी। अच्छा, 3 मेन चार्ज क्या हैं जो फ्रेम किए गए? अब मेरे सामने तो वो फ़र्द जुर्म अभी नहीं है। उस वक्त जो पढ़ के सुनाई गई थी उसमें यकीनन यही है कि वो जो उन्होंने साइफर की जो सिक्योरिटी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया, उनके पास आया था, तो वो उन्होंने अनऑथराइज्ड लोगों को जो है जलसा आम में जो है वो उसको लहराया, और उसके कंटेंट्स उसके बाद भी बहुत सारे प्रोग्रामों में जो है वो बताए। इसी तरह जो साबिक वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने भी उनकी अयानत की, और वो जो 27 मार्च को जो वो लहराया गया उससे पहले उन्होंने भी वो तकरीर की थी, और उन्होंने इंसाइट किया उनको ये साइफर के बारे में जो है वो लोगों से, अनऑथराइज्ड लोगों से जो है वो शेयर करने में। तो ये तमाम चीज़ें बमाए दफात जो है ये कानूनी तकाजा होता है कि वो पढ़ के सुनाई जाती हैं और उनको जो समझाया जाता है, और उनके बाद उनसे पूछा जाता है कि वो उसकी जो है सेहत जुर्म से इकरार कर रहे हैं या इनकार कर रहे हैं। सर, तो एक लास्ट क्वेश्चन कर लूँ। कल से इस पे शहादतों का अमल शुरू हो जाएगा, कुछ अंदाज़ा है कि कितना अरसा लगेगा इस केस की समाअत मुकम्मल होने में, और इसमें मैक्सिमम पनिशमेंट क्या है?
देखिए इसमें तो मैक्सिमम पनिशमेंट तो इसमें कैपिटल भी है और उससे कम भी हो सकती है। इसमें तो बिल्कुल उसकी जो ग्रेविटी है उसके मुताबिक है, ये तो जज साहब ने सजाए मौत डिटरमिन भी है करना इसकी है। प्रोविजंस के अंदर? जी, सजाए मौत इसके अंदर शामिल है? सजाए मौत भी मैक्सिमम है, उसमें उम्र कैद भी है, 14 साल भी है। तो और अगर उसकी ग्रेविटी उससे भी कम है, क्योंकि एक टेक्निकल बात है, तो उससे इससे भी कम सजा है, वो तो चले, वो तो जो इस्तगासा अपना केस पेश करेगा और उसके बाद डिफेंस को पूरा मौका दिया जाएगा, फिर वो जो मुअज़्ज़ज़ अदालत है उन्होंने डिसाइड करना है कि वो कि उस केस को कैसे लेते हैं, कि क्या इस्तगासा अपना केस दुरुस्त। प्रूव कर चुका है, फिर तो सजा हो सकती है। अगर पेश न किया जा सके तो फिर जाहिर है कि उनकी बरियत भी हो सकती है। तो अब ये है कि इसमें शहादतें तलब की जा चुकी हैं और कल जो है वो इस्तगासा की शहादतें जो है वो शुरू हो जाएंगी। बहुत शुक्रिया अपना और शाह दूसरी खबर बात, साहब। आपने जी जो जी कह रहे हैं आप, आपने कहिए। टाइम लाइन की बात की, जी तो उसमें यह है कि जो शाह महमूद कुरैशी साहब की जब बाद उस गिरफ्तारी जमानत खारिज हुई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने उस ऑर्डर में ही इसकी समाअत जो है वो मुकम्मल करने के लिए 4 हफ्ते का टाइम रखा था और वो अभी भी फील्ड में है वो ऑर्डर। 4 हफ्ते, बिल्कुल ठीक है। शाह खबर साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ रहे। नईम पंजोथा किसान तहरीक इंसाफ के वकील हैं और मोहसिन शाहनवाज रांझा साहब PMLN के सीनियर रहनुमा हैं, दोनों हमारे साथ हैं। पंजोथा साहब आप क्या कहेंगे? ये काफ़ी संजीदा मामला है, मुझे तो मालूम नहीं था कि सजाए मौत और उम्र कैद तक की पनिशमेंट भी मौजूद है इस साइफर केस के अंदर। पहले तो मैं गुजारिश करना चाहूँगा नदीम मलिक साहब, जो आज फ़र्द जुर्म की बात की जा रही है उस हवाले से कि उसके अंदर प्रोसेस क्या अडॉप्ट किया गया है, कि कैसे हम उसे कह रहे हैं कि ये फ़र्द जुर्म आयद नहीं हुआ। नंबर 1, 9 घंटे आज वहाँ पर जेल पहले जो है इलेक्शन कमीशन गया, फिर साइफर की जो अदालत है वो लगी, फिर तीसरा जो है तोशाखाना केस और अलकादे ट्रस्ट केस, वो समाअत होती रही और 9 घंटे का ये ड्यूरेशन था। अच्छा, जब ये समाअत वहाँ पर हुई है ना जी, इसमें सबसे बताना ज़रूरी ये है कि हमने मुख्तलिफ़ गुजारिशात रखी थी अदालत से। वो गुजारिश सबसे पहली ये थी कि ओपन ट्रायल होना चाहिए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ओपन ट्रायल का हुक्म दे दिया। अब ओपन ट्रायल हो नहीं रहा। हो कैसे नहीं रहा कि पिक करके 4-5 साफ़ी अपनी मर्ज़ी के वो ले गए और जो लोग लेकर गए उनको भी एक केबन बनाया गया, एक शीशे की एक वाल है उसके पीछे रखा गया है, वहाँ से कम 30 या 40 फुट जो है वो फासला होगा। और समाज जो है कि चल क्या रहा है, बेसिकली ओपन का मतलब यही होता है ना आपने कि खुद देखी है कि ऐसे हो रही? मैं आप उधर मौजूद था, थे वहाँ? मैं अंदर था जी, शाह पूरी खबर साहब तो बिल्कुल थे ही नहीं। पूरी समाअत में आप मौजूद थे? मैं पूरी समाअत में था और वहाँ तक आवाज़ नहीं जर्नलिस्ट थे अंदर आप बता रहे हैं? जर्नलिस्ट 4 से 5 थे और वो बिल्कुल पीछे बैठे हुए थे। और जो गेट के ऊपर जर्नलिस्ट ओवर, ये कहा गया ना कि आप जितने जर्नलिस्ट हैं वो जाएं, तमाम मीडिया को एक्सेस हो, आम पब्लिक को। अच्छा, पब्लिक कौन है? नामालूम लोग हैं, 12 से 14 लोग जो आज तक हमने देखे नहीं ज़िंदगी में। वो उससे अगले केबन में बैठे हुए थे, पिछले केबन में साफ़ी, उससे अगले केबन में वो, उससे अगले केबन में जो है वकला, फिर आगे जो है एक केबन बनाकर जहाँ पर वो समाअत हो रही थी। तो मतलब ऐसे ही इसे ओपन ट्रायल कहा जाएगा। लेकिन इंडाइटमेंट वाला संजीदा मामला है, इसका मतलब है कि नेक्स्ट फेज जो है वो अगले 4 हफ्तों के अंदर तो अब नहीं, कंप्लीट हो जाना है। उसके अंदर देखें, सबसे पहले तो उन्होंने ये डिसाइड करना, लास्ट जो कल हियरिंग थी उसके अंदर ये डिसाइड हुआ था कि SOPs बनाए जाएंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई जो है हमें नज़र नहीं आया कि वहाँ पर कोई फैसला हुआ। फिर इसके अंदर जो साइफर रूल्स हैं वो हमने गुजारिश की थी कि हमें दे दें। अच्छा, साइफर रूल्स जो हैं वो सीक्रेट रखना कोई मजबूरी नहीं है, क्योंकि एक कानून है ना जी, कानून को कैसे आप कह सकते हैं कि ये भी सीक्रेट है? वो नहीं दिया गया। फिर ये कहा गया कि साइफर, आप कहते हैं कि इसका वर्जन चेंज किया गया, तो वो साइफर तो रिकॉर्ड की कॉपी ऊपर होना चाहिए ना, जिसके ऊपर अदालत केस चला रही है, जिसके ऊपर प्रोसिक्यूशन ने अपना केस बनाया है, वही रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है, तो फिर कैसे केस चल सकता वो है? अदालत फिर के सर रिकॉर्ड उसके में अंदर जो चीज़ें- डॉक्यूमेंट्स थे ना, डॉक्यूमेंट्स मिस थे, तो डॉक्यूमेंट्स जो मिस पूरे किए गए, कुछ CDs थी वो दी गई हैं। अब CDs को देखने के लिए कि उसके अंदर फिल्म है क्या, क्या वीडियो है, वो तो उस जो मुलज़म है उसको देखना ज़रूरी है ना, ताकि उसे पता चल सके कि मेरे ऊपर इल्ज़ाम क्या है, मामलात क्या हैं, ताकि उसके ऊपर अगर फ़र्द जुर्म लगाना है तो उसको हक़ाइक़ पता हो कि मेरे खिलाफ क्या स्टोरी रांझा बनाई साहब से है। भी इस पे तो पूछना है। वो भी नहीं दिया गया। रांझा उसके साहब, लिए ये 7 दिन का टाइम है। ज़बरदस्ती जो पढ़ के कह रहे हैं ना, सुना दिया गया है। इन्होंने एक पेपर रखा, इन्होंने कहा जी कि मैं पढ़ रहा हूँ फर्द जुर्म ना, तो ऐसे ही हमें सुनाई जाती है। नहीं, आपने पहले ये बताना है कि हमारी जो दरखास्तें हम कर रहे हैं उसके ऊपर क्या फैसला है। आपने ये बताना है कि जो हम गुजारिशात रखी हुई हैं आपके सामने, उसके फर्द अंदर क्या जुर्म ऐसे ही पड़ी जाती है नहीं, जैसे जो आप हम कह रहे हैं, जो बाकी चीज़ें आपकी जब ठीक ट्रायल है, ही नहीं चलाया जा आपके सकता, इतराज़ात ठीक है, जब ट्रायल ही नहीं चलाया लेकिन जा सकता, फर्द हम जुर्म कहते हैं ऐसे कि ही पड़ी ट्रायल जाती कंडक्ट है। ही नहीं हो सकता, फर्द जुर्म पहले ऐसे ये ही पड़ी सारी जाती है, चीज़ें आपके की जाए। इतराज़ात ठीक है, लेकिन जी। फर्द जुर्म ऐसे ही पड़ी जाती है। नहीं, फर्द जुर्म पढ़ते वक्त ये नहीं कहा गया कि आपके ऊपर मुल्ज़मान फर्द की जुर्म जो है मौजूदगी वो के लगाइए, अंदर आप जो है ये आपको पढ़कर सुनाया नहीं, जा पढ़ रहा कर है। सुनाइए। नहीं,
और कोई अदालत ने ये नहीं कहा कि आपके ऊपर फर्द जुर्म लगा दी गई है। हमने कहा तो कि शाह खबर साहब ने आपके सामने वो थे पूरी ही कहानी नहीं बताई। वो नहीं थे उधर। शाह खबर साहब ने पूरी कहानी बताई है। शाह खबर साहब उधर थी। फिर FIA वालों की उनकी स्टेटमेंट आपको मैं सुना दो। वो भी गलत दे रहे हैं, वो भी अगर गलत दे FIA रहे हैं। वालों को हमने बयान सुनवा दीजिए, रांझा साहब से पूछने से पहले हमने उनसे गुजारिश की ये कि क्या फर्द जुर्म लग गया है, तो उन्होंने कहा ये ऑर्डर देख लीजिएगा ना साइन कर। जुल्फकार अब्बास नकवी साहब का बयान सुनवा दें, फिर आगे चलते हैं, दिखा दें उन्होंने क्या कहा। बेसिकली जज साहब ने सारा सुनने के बाद चार्ज फ्रेम कर दिए। उसके बाद जो है वो उन्होंने एविडेंस के लिए रखने था, तो कल की तारीख दी है। कल हम वो जो पहले 4-5 विटनेसेस जो हो चुके हैं उनकी हम जो है वो हमारी हद तक इतनी है। थैंक यू जी। रांझा साहब, संजीदा स्टेज आ गई है साइफर केस की, और मुझे तो सज़ाएं सुन के थोड़ी सी परेशानी हुई है, क्योंकि एक ही वज़ीर आज़म का केस अभी चल रहा है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के सामने, जुडिशल मर्डर का, जुल्फ़िकार अली भुट्टो का, तो दूसरे की मौत और उम्र कैद की केस का चल रहा है समात एक जेल के अंदर। पता नहीं कल क्या बनना है। आपका रद्दमल क्या है इस मामले में? देखिए, पहली जहाँ तक तो सवाल उठता है कि साइफ़र का जो मामला है कौमी सलामती से मुंसलिक है, और आप जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म मुंतखब होते हैं तो आपके हल्फ में ये लिखा होता है कि आप अपने हल्फ में जो भी पाकिस्तान के मुतल्लिका आपको कार्य सरकार में जो हसास नौइयत की जानकारी आपके पास आएगी, आप उसको अपनी हद तक रखेंगे और उसको कहीं किसी पे से शेयर नहीं करेंगे। अब आप मुझे ये बताइए कि आप जब जो साइफ़र होता है ना, उसको डिसाइफ़र किया जाता है, यानी कि उसके मुख्तलिफ़ कोड्स होते हैं। वो कोड्स जब आप अप्लाई करते हैं तो उसको वो डी कोड हो जाता है। साइफ़र वो सारी कोड लैंग्वेज होती है। आपने पाकिस्तान का जो मुझे ये गुफ्तगू बड़े केयरफुल होकर करने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सारी गुफ्तगू जो है ये अट्रैक्ट करती है क्रिमिनलिटी को। मैं इतना ये ज़रूर कहूँगा कि जो साइफ़र से रिलेटेड आपकी इंफॉर्मेशन है, अगर वो कहीं पे आप उसको डी कोड के जो लैंग्वेजेस हैं और जो वर्ड्स हैं, जब आप वो निकाल देते हैं तो आपकी पूरी जो फ़ॉरेन ऑफिस की कम्युनिकेशन है वो एट स्टेक आ जाती है, क्योंकि आपके जितने भी मामला चल रहे होते हैं आपके काउंसलेट्स के थ्रू, आपकी एम्बेसीज़ के थ्रू, वो एक ख़ास लैंग्वेज और कोड में होते हैं। और ये बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी कि कोई भी मुल्क का वज़ीर आज़म उस कोड्स को ब्रेक डाउन करके फिर उसको आगे खोल के रख दे और उसके ऊपर डिस्कशन शुरू कर दे। उसमें वो कोड्स, वो हर चीज़ जो हैं वो सामने आ रही होती है। तो ये रांझा साहब, इसके अंदर जो सज़ाएं बताई हैं ना, मैक्सिमम जो पनिशमेंट बताई है अभी शाह खबर साहब ने, वो सज़ाए मौत और उम्र कैद मुमकिन है। ये मैक्सिमम पनिशमेंट है इस केस के अंदर। ये बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल है, आसान मामला नहीं है। और 3 चार्जेस जो हैं वो तो तफसील की अभी बात है, ये जैसे जैसे इनकी शहादतें आएंगी तो मामला और खुल जाएगा कि साइफ़र को पास रखा, वो जलसे के अंदर इस्तेमाल किया, मुल्क की सलामती को नुकसान पहुँचाया। ये तो चार्जेस हो गए, लेकिन सज़ाओं की नौइयत आप उसकी ग्रेविटी को अंडरस्टैंड कर रहे हैं। आई होप कि वो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के ऊपर मैक्सिमम पनिशमेंट अगर लगाई जाए तो वो उम्र कैद है या सज़ाए मौत है साइफ़र केस के अंदर। देखिए, मैं उस पर तो ये बात नहीं कर सकता कि उनके ऊपर कौन सी सज़ा लगेगी या उन्होंने जो जुर्म किया उसका क्या होना चाहिए, उस पर सज़ा जज़ा का निज़ाम, मैं उस पर कोई बात नहीं कर सकता, क्योंकि तो अदालत डिसाइड करेगी। पनिशमेंट्स जो हैं, जो पनिशमेंट्स हैं वो पनिशमेंट्स हैं। उसको कानून में जो चीज़ लिखी हुई है उस पर अगर हम महसूस भी करें कि वो ज़्यादा है या वो कम है तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। वो तो है, वो चीज़ वहाँ पे दर्ज है, तो उसके ऊपर कुछ कर नहीं सकते। लेकिन जहाँ तक उसके जहाँ तक फ़र्द जुर्म की बात की इन्होंने, जब खान साहब पे तोशा खाना का फ़र्द जुर्म लगा तो मैं ख़ुद अदालत में मौजूद था। मैं था, 1-2 बंदे और थे, और क्योंकि मैं मुद्दई था उस वक्त, तो मैंने उस वक्त भी फ़र्द जुर्म पूरा लग गया और मैंने खुद सुना, फ़र्द जुर्म पढ़ के सुनाया जा रहा है और बिल्कुल तसल्ली से उनको बताया गया। और खान साहब के वकील ख्वाजा आरिफ साहब वॉकआउट कर गए कि जी नहीं, ये फ़र्द जुर्म नहीं, इस तरह लगता है। देखिए, साइफ़र से मुतल्लिक जितनी भी इंफॉर्मेशन है, पहले तो वो सेंसिटिव इंफॉर्मेशन है, और मैं समझता हूँ कि उसकी जो जब इमरान खान से कहा जाएगा कि वो साइफ़र को आपने किस तरह डी कोड किया, तो वो सब चीज़ें आ जाएंगी सामने। तो उसका तो ट्रायल ब्रेक करीब आ गई है। आपने तोशा खाना का जिक्र, तोशा खाना केस में उनके ऊपर एक नैब वाला मामला भी मौजूद है, उसमें उनकी ज़मानत वाला मामला भी खारिज हो गया।
उनकी जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन वाला मामला है वो दोबारा इलेक्शन कमीशन में जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो उससे स्टार्ट करते हैं। और एक ये सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल, इसके ऊपर भी आप दोनों से दरख्वास्त करेंगे कि अपनी राय दें। ब्रेक ले लें, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद। कहते हैं पाकिस्तान में शायद ही जमात इस्लामी कह लें किसी हद तक, लेकिन बाकी कोई सियासी जमातें जो मेन स्ट्रीम पोलिटिकल पार्टीज़ हैं, किसी एक में भी जमहूरियत ना होने के बराबर है। उनके पार्टी इलेक्शन जो है वो इलेक्शन के नाम के ऊपर एक धब्बा है। वो नॉमिनेशन होती है, पता होता है सबको पहले कि जरदारी साहब के बाद बिलावल, बिलावल के बाद कौन किसकी बारी, नवाज़ शरीफ, नवाज़ शरीफ के बाद शहबाज शरीफ, शहबाज के बाद मरियम। क्लियर कट एक डिफाइंड पार्टी लाइन है जिससे कोई बाहर नहीं निकल सकता। बाकियों के अलावा पीटीआई भी उसी ज़िम्मे में आती है। पीटीआई के अंदर भी इमरान खान मुंतखब होकर पार्टी चेयरमैन नहीं बन सके थे, उनको भी इसी तरीके से पार्टी चेयरमैन बनना पड़ा। लेकिन आजकल क्योंकि उनके ऊपर गर्दन के ऊपर तलवार लटक रही है तो उनकी पार्टी का जो इलेक्शन है वो भी इस वक्त निशाने के ऊपर है। बाकियों के साथ भी यही सलूक होना चाहिए, उनसे भी कहें कि सही इलेक्शन करवा कर आएँ। लेकिन जो इलेक्शन उन्होंने करवाया, गौहर खान जिसके अंदर पार्टी के चेयरमैन बने, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने उसको दुरुस्त मानने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि ये जो पीटीआई का आइन है ये उससे भी मुतसादिम है, इलेक्शन एक्ट से भी मुतसादिम है। तो 18 दिसंबर को पार्टी को नोटिस किया गया है कि आप आइए, या कर दिया जाएगा। 18 दिसंबर की खबर है, हमारे रिपोर्टर्स ने फाइल की है कि 18 दिसंबर के लिए नोटिस किया जा रहा है पीटीआई को कि आप आइए और बताइए कि ये इलेक्शन आपका ड्यू प्रोसेस के तहत क्यों नहीं हुआ। अगर वो तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे तो दो ही सूरतें हैं, या तो पार्टी इलेक्शन दोबारा करवाएंगे या बल्ले के निशान से जाएंगे। पंजोथा साहब बहुत शुक्रिया। गुजारिश ये है कि ये तो हीले बहाने हैं। इलेक्शन कमीशन को आज हमने देखा कि मेंबर्स जो तमाम है सिवाय चीफ इलेक्शन कमिश्नर के वहाँ पर पहुँचे हुए थे जेल के अंदर और कहते थे कि जी हमने फ़र्द जुर्म लगानी है। तौहीन अदालत की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। तौहीन अदालत, वो अदालत है ही नहीं, कमीशन है ना, वो ट्राइब्यूनल है ना वो अदालत है। उसके बावजूद आपके सामने है। और खान साहब ने हमें भी अदालत उन्होंने आज की फ्रेम की कि नहीं की? नहीं, आज नहीं की। आज एडजर्नमेंट हुई। खान साहब ने बड़ा लेकिन ये पार्टी इलेक्शन का बता दें, ये बड़ा खतरनाक मामला है। पार्टी इलेक्शन के हवाले से अगर मैं बताऊं ना तो मैं गौर साहब के साथ बैठा, मैंने कहा जी एतराज़ क्या लगा रहे हैं। उन्होंने कहा एतराज़ ये है कि ये पेपर है जी और इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, ये इस जगह के ऊपर जी यहाँ पर, या यहाँ पर साइन हुए हैं। तो उन्होंने कहा जी थोड़े से यहाँ पर साइन करने। तो उन्होंने कहा जी आप हम उधर से रिमूव करके यहाँ कर देते। उन्होंने कहा नहीं, ये एतराज़ है तो आप ये ठीक करके लाएँ, नया प्रिंट करके लाएँ। तो इस तरह के एतराज़ हैं। सिर्फ़ और सिर्फ एक पार्टी को निशाना बनाया जा रहा है उनकी तरफ से। बाइसनेस उनकी वाज़े नज़र है, आ रही है। डिस्क्वालिफिकेशन का मामला हो, लेवल प्लेइंग फील्ड का मामला हो, निगरान सेटअप जैसे बैठा हुआ है। तो ये मुमकिन है कि वो पार्टी से बोलें कि या दोबारा इंतखाब कराएं, नहीं तो आपका निशान कैंसिल हो जाएगा, बल्ले के निशान से जाएंगे। देखिए, बल्ले का अगर निशान वो कैंसिल करना चाहते हैं ना, तो मेरा ख्याल में ये उन्हें एतराज़ लगाने की भी ज़रूरत नहीं थी। पहले ही कह देते कि हम आपका निशान जो है वो छीन रहे हैं। 18 को कुछ तो होगा, क्योंकि वो एक या बोलेंगे दोबारा पार्टी इलेक्शन कराओ, उनका दिल ये या वो निशान वापस कि इमरान खान ना हो, पीटीआई ना हो, इमरान खान तो पार्टी चेयरमैन सिर्फ जो है नवाज शरीफ हो और मसनद के ऊपर वो बैठे। एक ही बल्ले बैलेट पेपर के ऊपर एक ही निशान हो, शेर का निशान हो, नवाज शरीफ उम्मीदवार और दूसरा निशान ही कोई ना हो। नहीं, मेरा ख्याल में वो ये चाहते हैं कि शेर का निशान बैलेट पेपर के ऊपर भी ना हो, बल्कि एक नोटिफिकेशन हो जाए। तो बजाय ये कि वो पैसे भी क्योंकि उनके पास नहीं है, इलेक्शन का वो और सिक्योरिटी की भी मामला है, बर्फबारी भी हो रही है। रांझा साहब, ये काफ़ी संजीदा मामला है। पिछले इलेक्शन में नवाज शरीफ के साथ कमोबेश ऐसा ही हुआ था। पार्टी की चेयरमैनशिप से गए थे, सदारत से शहबाज शरीफ को बना दिया, छोटा भाई बना दिया उन्होंने। इलेक्शन कमीशन ने उनके वो जो सेनेटर्स के टिकट जारी किए हुए थे उनको ओपन कर दिया। तो काफ़ी चीज़ें मुझे लगता है सिमिलैरिटी इस दफ़ा पीटीआई के साथ वही कुछ हो रहा है। देखिए, ये तो मकाफाते अमल है। अब उस वक्त तालियां बजाने वाले, आपको तो मजम्मत करनी चाहिए सर, यही समझाया करते थे। आपको तो मजम्मत करनी चाहिए, आज आपको तालियां नहीं बजानी चाहिए ना। देखिए हम तो तालियां नहीं बजा रहे ना, हम तो इनके जो अपने मामलात हैं और उनकी सज़ा ये भुगत रहे हैं। हम तो तालियां नहीं बजा रहे, हम इनको बता रहे हैं कि हम तो आपको कहते थे तालियां मत बजाओ, ये फिर तुम्हारी बारी आ जानी। और इनकी बारी आई हुई है, जो कुछ इनके साथ हो रहा है उसमें आप बारी आजकल इनकी आई हुई है, इनको रगड़ा खाने की बारी हुई है, आपकी हुकूमत लेने की बारी आई हुई है। लेकिन आप एक बात नहीं सोच रहे कि गुज़श्ता इंतखाबात में 2018 से पहले नवाज शरीफ पार्टी हेड थे, तो पार्टी आपकी तगड़ी थी, आपने 2018 में अच्छा मैच खेला, तगड़ा मैच खेला। इनसे मोहब्बत होने के बावजूद, इमरान खान के 2018 में लाडला बनने के बावजूद आपके नंबर ऑफ़ कैंडिडेट्स ज़्यादा जीते। शहबाज शरीफ पार्टी सदर बने,
अब आपकी पार्टी पंजाब में मुकाबला करने की पोजीशन में नहीं है। लाडले आज आप हैं, लेकिन आपका वोट बैंक हाथ से छिन गया। तो आपको इस चीज़ को शाबाशी करनी चाहिए या इससे पीछे हट जाना चाहिए, 10 कदम पीछे हटें कि नहीं, बिल्कुल एक देखिए देखिए ट्रांसपेरेंट लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए सबके लिए। देखिए हमें बिल्कुल इनके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है, ये इलेक्शन लड़ें, ये मैदान में आए, इनका जो भी मुस्तकबिल है वो इनका अपना है। अब हमें तो कोई परेशान नहीं है कि बल्ला बैलेट पेपर पे हो ना हो। अब बल्ले के साथ बल्ले का खिलाड़ी ना रहे तो बल्ला अकेला क्या करेगा। अब इनके जितने भी खिलाड़ी हैं वो जहाँ से आए थे, जो लेकर जिस तरह से वो आए थे, वो सब चले गए, इनको छोड़ के चले गए। और हम तो खुद उन खिलाड़ियों ने, जब हमने उन खिलाड़ियों को आजमाने की कोशिश की, हमारे नताइज भी आपके सामने आ गए 2022 के बाई इलेक्शन में। तो हमारे फैसले आप फिर भी देखेंगे वही फैसले होंगे जो सियासी जमात के फैसले होते हैं, और हम अपने पुराने लोगों के साथ ही खड़े रहेंगे, इलेक्शन के नताइज जो भी हों। दूसरी बात यह है कि जहाँ तक इस चीज़ का सवाल उठता है कि मुझे लगता है कि नवाज शरीफ लेवल को प्लेइंग अपनी हम कहते मिस्टेक हैं। का एहसास हो रहा है। वो जो उन्होंने वोट की इज्जत दो और जनरल बाजवा आप जिम्मेदार हैं, ये बातें वो पहले कहते थे, उस वक्त पंजाब में वो बड़े तगड़े थे। फिर ये बातें उन्होंने कहनी बंद कर दी पाकिस्तान वापस आने के लिए। जब वो जहाज़ में बैठे तो ये बयानियाँ उन्होंने दफन करके आए थे। उससे उनको मुझे लगता है काफ़ी सेटबैक हुआ है, आज उन्हें एहसास हुआ है। सुनिए आज वो क्या रहे हैं, दिखाइएगा ज़रा। मैंने तो जनरल बाजवा के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, कभी नहीं की। ना मैंने कभी जनरल राहिल शरीफ के खिलाफ कभी साजिश की है। मैं कह रहा हूँ और दुनिया भी कह रही है, एक साजिश के तहत ये सारे मुकदमात बनाए गए और पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम के नुमाइंदे को धक्के दे के वजारत उज़्मा से बाहर निकाला गया। मैं किसी इंतकामी जज्बे से यहाँ नहीं आया। मैं नहीं चाहता कि कोई इंतकाम लिया जाए, लेकिन हिसाब तो लेना बनता है। मैं ज़ाती तौर पे माफ़ कर सकता हूँ ना, मैं किसी को अपना कोई राय दे सकता हूँ। मैं नहीं भूल सकता, जो कीमत अदा की है उसका हिसाब होना चाहिए। रांझा साहब, नवाज शरीफ वोट को इज्जत दो के बयानिए पे वापस आएंगे। वो जो 21 अक्टूबर का आपने जलसा किया था ना, उस तराने से आपने वोट को इज्जत दो ये नारा निकाल दिया था, बाकी धुन वही थी, कहानी आगे बदल दी थी आपने। अब उस कहानी पे वापस जाएंगे क्योंकि ये पजीराई नहीं मिल रही आपको आवाम में। देखिए मैं आपको बताऊं, एक तो अवाम देहाती इलाकों की अवाम है, वहाँ पर मसाइल और उसकी मामला लैंडस्केप बिल्कुल डिफरेंट है। एक नज़रियाती है, एक आपका एक असूल, और ये जो पाकिस्तान में अक्सर माजी में हम बात करते रहे वो है। अब जहाँ तक तो मैं आपसे ये बात कि हमारा बयानिया हम पाकिस्तान को एक माशी इस्तेकाम के लिए आपको सियासी इस्तेकाम चाहिए। हमारी ये कभी भी कोशिश नहीं होगी कि हम दोबारा से मुल्क को एक अदम इस्तेकाम की तरफ लेके जाएं। इमरान खान आज नवाज जिस शरीफ तरह ने से अपनी आया, पोजीशन जिस बदल तरह ली से है। रांझा उसने, साहब, नवाज शरीफ ने अपनी पोजीशन बदल ली देखिए है। मैं आप आपको उस सवाल का बराह रास्त जवाब देने से गुरेज कर रहे हैं। देखें, नवाज शरीफ साहब की पोजीशन जो इंतकाम लेने वाली बात थी, उसके ऊपर उनकी पोजीशन जो थी वो थी कि मेरा ज़ात का कोई मामला नहीं है, लेकिन जो मुल्क ने उसके नताइज भुगते हैं उसका तो कोई हिसाब होना चाहिए। ये नवाज शरीफ साहब करें बात हिसाब, पहले भी करते थे, ये बात ये आज यही भी हम बात तो कर रहे इमरान हैं खान कह रहे हैं कि कि हिसाब उनका किताब करें। हिसाब तो ज़रूर ये होना चाहिए। आप में नवाज शरीफ और इमरान देखिए खान का मुझे लगता है कि एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया एक देखिए होने जा रहा है। मैं ब्रेक करीब आ गया, ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापसी भी इस पर पूछूंगा। हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद कहते हैं। एक खबर पे नईम साहब आपका कमेंट इंडिया में ने, सिविलियंस का मिलिट्री कोर्ट के अंदर ट्रायल मामला सुप्रीम कोर्ट में था, तो सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल तो खोल दिया, गो के एंड रिजल्ट के ऊपर ही सारा कुछ होगा। देखिए बिल्कुल किसी सूरत भी मैं नहीं एक्सेप्ट करता कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल होना चाहिए। उसकी रीज़न ये है कि जब आर्म कोर्ट्स मौजूद हैं और वहाँ पर दहशतगर्दी के मुकदमात, कत्ल के मुकदमात, आप उस अदालत जो है उसके ऊपर यकीन रखना चाहिए। जब आम लोगों के रूटीन के मुताबिक अगर मुकदमात वहाँ पर चलते हैं, तो क्या हम भी फिर कोई ऐसी कोर्ट लेकर चली जाएं जो कि इस पाकिस्तान के अंदर ना हो या कोई दुनिया के खला के अंदर हो जिसके ऊपर हम फिर ट्रस्ट करें। तो इन्हीं अदालतों के अंदर ही बाकी लोगों के मुकदमात हैं, तो सिविलियन का भी वहाँ ही होना चाहिए। मिलिट्री ट्रायल के हवाले से जो पहले जो है वो फैसला आया था बड़ा खुशाइन था, और उस फैसले के बाद आपने ये देखा कि उसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। जो कस्टडी थी वो स्टिल मिलिट्री के पास रही, और बजाय ये कि उस मामले को टेकअप किया जाता या जिसने इम्प्लीमेंट नहीं किया उसके ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाती, जो कि वाज़ह इनका सुप्रीम कोर्ट का एक वो जो रवैया है वो ज़ाहिर करता है कि इन्होंने जानबूझकर ये अभी फ़ैसला जो दिया है
उस मामले को ना टेकअप करना और यहाँ पर आकर कह देना कि सिविलियन का मिलिट्री ट्रायल ठीक है। और ये तो खैर इंट्रा कोर्ट अपील के अंदर वो कोर्ट फैसला कर सकती थी। मसला तो ये है कि वो फैसले के ऊपर जो आउटकम है उसकी, रांझा साहब, जो आउटकम है उस फैसले की कि आप ट्रायल जारी रखिए, हतमी फैसले से मशरूत कर दिया, ये आप समझते हैं दुरुस्त राह में है या रिजर्वेशन है आपकी? मतलब एज ए जर्नलिस्ट थोड़ा लगता है कि नहीं, इस राह पे नहीं जाना चाहिए था। दहशत गर्दों की और पॉलिटिकल प्रोटेस्ट करने वालों की एक तखसीस, डिस्टिंक्शन बरकरार रहनी चाहिए। देखिए बात जो बड़ी है वो ये है कि दहशतगर्द अगर हम इनको 2013 में पार्लियामेंट पे हमला करने पे ही करार दे देते ना जी, तो आज मुल्क के साथ वो दुरुस्त होता अगर आप तब करते, बातें कर रहे हैं ना, तब करते तो तब दुरुस्त होता। हम तो कहते थे, हम तो कह रहे थे। नहीं, पंजोता साहब कह रहे हैं कि जब सुप्रीम कोर्ट को अटैक किया गया था तो उस वक्त भी कर देते तो दुरुस्त होता। मेरा ख्याल है वो भी बात ठीक है, पीटीवी स्टेशन का अटैक भी ठीक है, पार्लियामेंट के ऊपर हमला भी, उसको सारी चीज़ों के ऊपर आपको एक्शन होता तो अच्छी थी। अगर कर देते तो वो बहुत बेहतर था। आज ये दिन पाकिस्तानी कौम को ना देखना पड़ता और आज तहरीक इंसाफ के अंदर जो बेचारे कई बेगुनाह मासूम जो वर्गला के जिनको लेके जाया गया बच्चे, उनको शायद आज ये नतायज ना देखने पड़ रहे होते और मिलिट्री कोर्ट्स में आपने जो अभी लफ्ज़ इस्तेमाल किए हैं कि जिनको वर्गला के लग जाया गया, क्योंकि आमतौर पर जो पॉलिटिकल वर्कर होता है ना वो चार्ज होता है, नारेबाजी के अंदर चले जाता है। तो मैं यही तो मेरा पॉइंट है कि इंसानी हकूक़ तो ये मुतालबा करते हैं, या जमहूरी रवैये ये मुतालबा करते हैं कि पॉलिटिकल वर्कर्स को दहशत गर्दों की तरह ट्रीट ना किया जाए। तो आप तो सियासी लोग हैं, आप इसके ऊपर राय देने में आज़ाद है। मैं कह सकता हूँ तो आप भी राय दे सकते हैं। मैं यही कह रहा हूँ कि जो वर्गला के लेके जाया गया, अब क्राइम तो कमिट कर दिया ना। अब देखिए आप नदीम साहब, ये ज़रूर देखा करें कि जो इंस्टॉलेशन है, अगर एक ISI का हेडक्वार्टर है उसके ऊपर जाके आप पेट्रोल बम्स फेंकना शुरू कर दें, खुदा न खास्ता उसके बीच में कोई पाकिस्तान का दुश्मन अनासर भी शामिल हो और वो इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाते हुए कोई और नुकसान कर दे, तो क्या आप उस वक्त भी कहेंगे कि जी ट्रायल नहीं होना चाहिए? और वो भीड़ में छुपा हो कि जी मैं तो ये सिविलियन नज़र आएंगे, मैं ये काम डाल दूं। देखें जी, उस दिन तो 9 मई को बहुत गंदे काम हुए थे। जो हमारे शोहदा की यादगारें थी उनको अटैक किया गया, वो MMM आलम बेस को अटैक किया गया। मैं उनमें से किसी एक चीज़ को भी नहीं कहता कि दुरुस्त है, मैं उसको सही कहता हूँ। यौम स्याह का नाम दिया, इससे बेहतर उसका नाम नहीं हो सकता था। लेकिन जो पोलराइजेशन इस अमल से बढ़ेगी वो आप उसको अंडरस्टैंड नहीं कर रहे हैं ना। आप तो लीडर्स हैं, आपको तो 10 साल बाद सोचना चाहिए कि मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल से सज़ा, चाहे उतनी सज़ा उसको ATA से मिले या रेगुलर कोर्ट से मिले, दोनों की इम्प्लीकेशन और है। नारा तो ये लगेगा कि फौजी अदालतों से सज़ा होगी। देखिए बात माजी में सिविलियंस के ट्रायल्स हुए हैं, जो भी ऐसे मामलात में इन्वॉल्व हुए हैं जहाँ पे नेशनल सिक्योरिटी से रिलेटेड इश्यूज़ हैं और उस पर बहुत बड़ा केस लॉ भी है। उस वक्त तक तो बात नहीं उठी उन सिविलियंस के बारे में। मिसिंग पर्सनस आज तक इतने हैं, उसके बारे में तो हकूक़ इंसानी के और सब लोग बात नहीं करते। तो आज ये तहरीक इंसाफ के चंद लोग जो हैं इनके ऊपर मैं सर आपको रोकता ही नहीं, आप मेरे प्रोग्राम का बाकी सारा हिस्सा मिसिंग बंदों के इशू पे बात करिए, बल्कि उस पर कंडेम करिए। मैं आपको अलाउ कर रहा हूँ, आप कर सकते हैं तो करिए। आप लोग तो खुद हिम्मत नहीं करते, बाकी कौन क्या करेगा? देखिए मैं यही बात कर रहा हूँ ना कि आज इनके जितने भी लॉयर्स हैं आज ये कह रहे हैं, इन बातों को बोल रहे हैं और अदालत में मामला ज़ेरे समाअत भी है, तो ये बात करें ना कि क्यों नहीं करते उस वक्त ये सब कुछ जो कुछ होता रहे, जो माजी में होता रहे। कुछ लोग जिनके ऊपर सख्त हाथ पड़ना चाहिए, जो मेरा ख्याल है कि उतना सख्त हाथ नहीं पड़ रहा। नईम साहब, इसके ऊपर आपकी जमात को, PTI वालों को मेरा ख्याल है कम बोलते हैं, बोलना चाहिए। ये जो दहशतगर्दी में हमारे फ़ौज और पुलिस के लोगों को शहीद कर रहे हैं ना, इनके ऊपर आपको सड़क पे जाके कहना चाहिए कि इनको पकड़ें, इनको छोड़ें नहीं, इनके सारे सूरतकारों को उठाएं, इनको जेलों में डालें, सख्त तरीन सजाएं दें, इनको मिलिट्री कोर्ट में ले जाएं। यहाँ आपको बोलना चाहिए। देखें इस हवाले से बाकायदा तौर पर PTI ऑफिशियल ने भी, आपने देखा होगा, आप बोलें, बार बार बोलें, भी अभी भी बोलें। और बिल्कुल जो भी हमारे शोहदा हैं उनको जिन्होंने कल 25 वाक़े में शहीद हुए हैं, बिल्कुल उसकी हम पुरजोर मजम्मत करते हैं। सिर्फ मजम्मत नहीं करें बल्कि मुतालबा करें कि इनको मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाएं। देखिए मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मैं पहले भी गुजारिश ये कर चुका हूँ कि बात यह है कि जो आइन का आर्टिकल 10A है ना जी, वो है फेयर ट्रायल का और हर शहरी को हक है। फेयर ट्रायल किसी सूरत भी मिलिट्री कोर्ट के अंदर ब्लैक टेररिस्ट को कोई हक नहीं है।
देखें वो तो अब अपने तयन करना राइट्स है लूज कि कर किस देते तरह हैं। का जो है उनका रोल है, बाहर एपीएस से के आए हैं, अटैक करने साजिश हुई वालों है, को कोई राइट्स नहीं है। साजिश हुई है या वो मामला है। लेकिन बात जो है कि मिलिट्री के ट्रायल की आप बात करें कि सिविलियन का, जैसे ये हमारे नहीं, ये केसेस के पॉलिटिकल अंदर किया प्रोटेस्ट जा है, रहा ये और चीज़ है। लेकिन आपकी एक मैं वही क्लैरिटी कह रहा चाहिए मुझे जमात की, बिल्कुल जी लास्ट मोमेंट है। जी जो एपीएस का अटैक करे, जो 25 इस कौम के बेटे शहीद करे, वहाँ पे कोई नरमी नहीं है, यह आपको खुल के कहना देखिए, चाहिए। नरमी तो मैं किसी सूरत भी नहीं कर रहा कि किसी को नरमी होनी चाहिए। जो कानून है वो अपना रास्ता इख्तियार करेगा। लेकिन बात यह है कि जो सिविलियन का हमारा ट्रायल शुरू किया गया है हमारे पीटीआई के वर्कर्स का, उसके अंदर तो आप देखें ना कि अगर एक बंद कमरे के अंदर ही अगर एक फौजी अफसर बैठकर और 10 दोनों दिनों में, मामलात को 15 दिन में, लहदा 20 दिन तरीके में, से जहाँ ट्रीट पर करना चाहिए। मीडिया की पाबंदी है, वो जजेस एक्सपर्ट नहीं है, नहीं, तो फेयर पंजोथा ट्रायल तो नहीं साहब, की जरूरत मिल सकता वहाँ पर। रांझा साहब, अब आज के लिए इतना इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।